हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे होंगे। देखिए, आपका एग्ज़ाम देर तो हो रहा है और ये डेट अभी किसी को भी मालूम नहीं है कि कब होगा। भले ही यूट्यूब पे लोग फेक वीडियो बना दे रहे हैं कि आज होगा, कल होगा, लेकिन उस पर आप भरोसा मत कीजिए। जब भी होगा जैक के द्वारा ऑफिशियल आपको बता दिया जाएगा कि आज होगा एग्ज़ाम की कल होगा। ठीक है, बाकी आप तैयारी में लगे रहे और आप 11th के भरोसे अब ना बैठे। अब धीरे धीरे आप 12th की ओर अपना रुख को मोड़ दे। ठीक है, ताकि जल्द से जल्द आपका जो सिलेबस है 12th का वो पूरा हो जाए, आपका अच्छा से अच्छा नंबर आ जाए। तो चलिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भूगोल का 40 क्वेश्चन, वो भी अभी 11th का ही। आप रिवीजन के तौर से ही से देख लीजिए, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। चलिए, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो आप सभी जानते हैं कि इसको इरेटोस्थनीज ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है। तो आप सभी को पता है ये अन्नामलाई पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है। तो भारत में सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन सी है? तो वो आपकी गंगा है। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी को पता है कि ये सर जॉन जीन्स ने किया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी है। पृथ्वी के क्रोड पर कौन सी दो पदार्थ पाए जाते हैं। आप सभी को पता है कि पृथ्वी के क्रोड पर कौन सी दो पदार्थ पाए जाते हैं। तो निकिल और लोहा पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में सबसे ठंडा है। यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन कि सबसे ठंडा है, तो आपका जो द्रास है ना, ये स्थान भारत में सबसे ठंडा। बाकी ये सारे के सारे ठंडे ही प्रदेश हैं, लेकिन इन सभी में भी सबसे ज्यादा ठंडा वो है द्रास है। ठीक है, प्रादेशिक भूगोल किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आपको प्रश्न पूछा है कि प्रादेशिक भूगोल जो है सो किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो वो है कार्ल रीटर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का मानक यमयोत्तर है। मानक यमयोत्तर के बारे में पूछा है। तो मानक यमयोत्तर आप लोग एकदम मुंह पर याद रखना है कि 82.5 डिग्री पर है। मानक यमयोत्तर कुछ है नहीं, भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरी है, जहां से आपको है सो मतलब मान के चलिए कि टाइम के बारे में पता चलता है कि यहीं से है सो सारा का सारा टाइम जो है ना भारत का, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो यहीं से है सो रेगुलेट किया जाता है। ये कहाँ से होके जुड़ा है? तो मिर्ज़ापुर तरफ से होके जुड़ा है। ठीक है, गुजरा है। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी की अपरदन के द्वारा होता है। तो इसका आंसर आपको सभी को पता है कि जॉर्ज का निर्माण नदी के अपरदन के द्वारा होता है। मतलब नदी जो मट्टी काटती है ना, उससे है जॉर्ज का निर्माण होता है। 10वां नंबर क्वेश्चन, मृदा की सर्वाधिक व्यापक और उपजाऊ प्रकार कौन सा है। यहाँ पे पूछा है कि कौन सी मृदा सबसे ज्यादा उपजाऊ है। तो है जलोढ़ मृदा। देखिए, जलोढ़ मृदा का उपजाऊ होने का सबसे बड़ा रीजन है ना कि ये कई जगह से मट्टी काट के लेके आता है, जल के द्वारा, बाढ़ के द्वारा, कई जगह से। और वो सारा का सारा मट्टी एकदम नया रहता है। जब मट्टी नया रहेगा तो वहाँ पे कोई भी फसल बहुत ही ज्यादा उपजाऊ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है। आपको प्रश्न पूछा है कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो सबसे छोटा महासागर आपका आर्कटिक महासागर है। अगर आपको प्रश्न पूछे कि सबसे बड़ा महासागर कौन है, तो आपका प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, किस राज्य में लोकटक झील स्थित है। देखिए, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा है कि लोकटक है ये, कि लोकटक झील कहाँ पे स्थित है। तो आपका मणिपुर में स्थित है। कहाँ है स्थित? मणिपुर में। ये तैरता हुआ झील है। ठीक है, क्या है? तैरता हुआ झील है लोकटक झील। आप इसके बारे में है सो गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। ये तैरता हुआ एक झील है। कहाँ पे है? तो मणिपुर में है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक पैरा बैगनी किरणों को हमें बचाती है। पैरा बैगनी किरण जो हानिकारक किरण है सूर्य के द्वारा जो आती है, उससे हमें कौन बचाती है? तो वो ओजोन बचाता है। ठीक है, आप सभी को पता है कि अगर ओजोन ना हो, ओजोन गैस नहीं हो, तो पारा बैगनी किरण जो सूर्य से हमारे शरीर पर पड़ेगी ना, तो उससे हमें कैंसर भी होने का खतरा है। ये ओजोन गैस को बचाना बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या उसको कह सकते हैं, जरूरी है। लेकिन यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं कि पूरा गाड़ी घोड़ा चला रहे हैं, तो CFC गैस निकल रहा है, जिसके वजह से ओजोन गैस में छिद्र हो गया है। ओजोन परत जो है हम लोग के ऊपर, उसमें छिद्र हो गया। धीरे धीरे देखिए कितना गर्मी बढ़ रहा है। अब देखिए आने वाला समय में क्या होगा, अगर हम लोग नहीं सचेत हुए ना, तो इस पृथ्वी
खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल में सम्मिलित है, यहाँ पे पूछा है कि जैव मंडल में क्या सम्मिलित है, तो इसका आंसर आपका होगा कि सभी जैव और अजैव जीव जो है ना इसमें सम्मिलित हैं। मान के चलिए कि जीव, वैसा जीव जो सांस लेता है, जैसे बाघ हो गया, मनुष्य हो गया, पक्षी हो गया, ये सारे के सारे जैव हैं। और अजैव में आपका है सो मिट्टी है, हवा है, उसके बाद आपका है सो ऑक्सीजन है, ये सारे अजैव है। लेकिन जैव मंडल में मान के चलिए कि अजैव और जैव जीव दोनों सम्मिलित हैं। भारत में किस राज्य में बाढ़ अधिक आता है, आप ये मतलब एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा बाढ़ कहाँ पे आता है, तो वो बिहार में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। उसके बाद असम में आता है, बिहार के बाद असम में सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है। निम्नलिखित में से किन पवनों को हिम पक्षी अथवा हिमरिनी कहा जाता है, तो वो चिनुक पवनों को कहा जाता है। चिनुक के नाम से एक हम लोग का है सो यहाँ पे एरोप्लेन भी है, मतलब फाइटर जेट भी भारत में चिनुक नाम से है। चलिए नेक्स्ट हम लोग जाते हैं कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो सबसे अधिक वर्षा मौसिनराम में होती है। और ये सारा क्षेत्र किधर है, तो ये सारा क्षेत्र 7 सिस्टर्स जो उधर है, 7 राज्य उधर हैं, ठीक है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल पार्क और पशु विहार निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। जो नेशनल पार्क है और पशु विहार है उसको किस उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, तो देखिए उसको मनोरंजन के लिए नहीं बनाया जाता है। भले ही वहाँ पर टिकट रखा जाता है लेकिन मनोरंजन के लिए नहीं बनाया जाता, उसको संरक्षण के लिए बनाया जाता है कि जितने भी वहाँ पे जीव है ना उनको संरक्षित किया जाए ताकि वो आगे बढ़ सके। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है, तो आप सभी को पता है कि थाईलैंड भारत का पड़ोसी देश नहीं है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन भारत का कठोरतम खनिज है, कठोरतम खनिज कौन सा है, तो हीरा। हीरा जो है खनिजों में सबसे ज़्यादा कठोर है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि ज्वार भाटा के निर्माण के लिए कौन सा बल उत्तरदायी नहीं है, तो देखिए यहाँ पे है कि क्या है कि उत्तरदायी नहीं है पूछा है, तो इसमें कोरोलिस शक्ति जो है ना उत्तरदायी नहीं है। इसमें पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी उत्तरदायी है, फिर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, ये तीनों के तीनों उत्तरदायी है। क्योंकि देखिए जल ऊपर जाएगा तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आएगा, फिर जल अगर नीचे जाएगा तो सूर्य के चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के वजह से ऊपर जाएगा, लेकिन कोरोलिस शक्ति का इसमें कोई भी रोल नहीं है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, सिमलीपाल जीवमंडल नीचे निम्नलिखित में से किस राज्य में, आपको यहाँ पे पूछा है सिमलीपाल, तो सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है। आप इसको रट भी सकते हैं, बहुत सारा जैव मंडल है उसको आप एक बार देख लीजिएगा, मुश्किल से 25 या 26 से आप याद कर लीजिएगा ना, तो वो आपका एग्जाम में बहुत ही एक आधों को भीड़ ही जाएगा। तो सिमलीपाल कहाँ पे, तो उड़ीसा में है। निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है, तो सबसे ऊंचा बादल जो आपका है ना वो पक्षाभ है। कौन सा है, पक्षाभ है। ये कितना ऊंचाई पर है, तो ये 8000 से 12,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, मतलब मीटर की ऊंचाई पर है, मतलब 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। भूकंप किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है, देखिए भूकंप क्या है कि प्राकृतिक आपदा, हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि थाईलैंड में भूकंप आया है, मतलब जो म्यांमार जो हमारा देश है पड़ोसी देश, वहाँ पे भूकंप आया है, थाईलैंड में भी भूकंप आया है, पूरा बर्बादी हुआ है। तो ये कैसा है, तो आपका भौमिक है। देखिए इसमें क्या है, भौमिक इसलिए कहा जाता है ना कि इससे भूमि कंपन कर जाता है भूकंप की वजह से, ठीक है, इसीलिए है सो भूकंप किस प्रकार का प्राकृतिक आपदा है, तो वो भौमिक है। जलीय में है, आप कह सकते हैं कि सुनामी जो आता है या चक्रवात जो आता है वो जलीय है। क्या है, जलीय है। उसके बाद चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, चूना पत्थर का रूपांतरित रूप है। चूना पत्थर का रूपांतरित रूप मतलब पहले चूना पत्थर बना, उसके बाद नेक्स्ट वो क्या बनेगा, ये आपको पूछा, तो वो संगमरमर बनेगा। तो संगमरमर चूना पत्थर का रूपांतरित रूप है। निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है, देखिए यहाँ पे सारी की सारी क्षेत्र जो है ना वो सूखा प्रभावित ही है, लेकिन इसमें से आपको सबसे ज़्यादा देखना तो गुजरात का कच्छ जो है ना वो सबसे ज़्यादा सूखा प्रभावित है। यहाँ पे पानी का एकदम भी नामो निशान नहीं है। यहाँ पे लोग बर्तन भी धोते हैं ना, तो वहाँ पे जो बालू उपलब्ध है ना, बालू, उससे लोग उसको धोते हैं। आप यूट्यूब पे इसको जाके सर्च कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है कि मृदा का सर्वाधिक व्यापक और उपजाऊ प्रकार कौन सा है, तो मृदा का सबसे उपजाऊ प्रकार आपका जलोढ़ मृदा है, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जाने जाती है। बंगाल का शोक मतलब जो पश्चिम बंगाल है उसका शोक के नाम से, तो आपका है दामोदर नदी। दामोदर
दामोदर नदी का जितना भी पानी है वो सारा का सारा वेस्ट बंगाल में चला जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे बाढ़ ले आता है, जिसके वजह से वहाँ उसको है सो बंगाल का शोक कहा जाता है। सूखे का कारण क्या है? सूखा जो हो जाता है कि मान के चलिए उसका कारण क्या है, तो उसका कारण आपका है धरातलीय और भूमिगत जल जो है, बोरिंग करके हम लोग जो पानी का उपयोग करते हैं उसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग कर लेना, इसके वजह से क्या होता है, सूखा हो जाता है। रासायनिक अपक्षय में सम्मिलित है, यहाँ पे पूछा है कि रासायनिक अपक्षय में क्या सम्मिलित है, तो रासायनिक अपक्षय में बृहद क्षरण ये सम्मिलित है। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, तो आप सभी को पता है माउंट एवरेस्ट है। भारत की कौन सी है, तो केटू है। केटू है, क्या है, केटू है। उसके बाद महासागरीय जल के ऊपर एवं नीचे होने की गति को क्या कहते हैं, तो ये जो महासागरीय जल है उसको ऊपर और नीचे होने की गति को क्या कहते हैं, तो वो ज्वार और भाटा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ज्वार भाटा। निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? लवणता मतलब होता है जो नमक का मात्रा है ना, आयोडीन, आयोडीन नहीं कर सकते हैं। मान के चलिए कि पानी हम लोग जो पीते हैं ना, ये का क्या उसको बोलते हैं, समुद्र का, तो उसमें तो पूरा नमक का मात्रा रहता है। तो सबसे ज़्यादा लवणता की मात्रा किस में है, तो वो आपका है लाल सागर में है। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि एकदम मतलब सबसे ज़्यादा, तो वो है मृत सागर में। किसमें है, मृत सागर में। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में पूछा है तो आपको ये आपका है सो बैरन आइलैंड जो है ना, वो सक्रिय ज्वालामुखी है। इन सबों में से, किस में से, इन सबों में से। और ये कहाँ पे है, तो वो इंडिया में है। ठीक है, कहाँ है, इंडिया में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि चंद्रमा उपग्रह है, तो चंद्रमा किसका उपग्रह है? सबसे आसान क्वेश्चन, पृथ्वी का है। किसका है, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी की परपटी और ऊपरी मेंटल मिलकर क्या बनाते हैं? पृथ्वी की परपटी और ऊपरी मेंटल जो है मिलकर क्या बनाते हैं, तो वो आपका स्थल मंडल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्थल मंडल बनाते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? ये सबसे आसान क्वेश्चन, ये कौन दिया था, तो वो कांट ने दिया था। ओके, 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ पर दिन तथा रात सबसे बड़ा होता है? दिन तथा रात सबसे बड़ा होता है तो वो आपका ध्रुव पे होता है। दिन तथा रात सबसे बड़ा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात हो जाता है। कहाँ पे, ध्रुवों पे, जो दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव है वहाँ पे। ठीक है, भारत के मरुस्थल की पहचान कीजिए। इसमें से भारत के मरुस्थल कौन सा है, तो थार मरुस्थल कहाँ का है, तो भारत का है। ठीक है, गोबी मरुस्थल कहाँ का है, तो वो अफ्रीका का है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का जैविक कारण है? यहाँ पे पूछा है जैविक कारण। जैविक कारण मतलब जीव जंतु से मृदा निर्माण हो रहा है। तो वनस्पति जो सड़ गल जाते हैं ना, मान के चलिए पत्ते झड़े, उसके बाद लकड़ी गिरी, तो वो सारे के सारे सड़ गल के क्या बनाते हैं, तो मृदा बनाते हैं। ओके, उसका 40 नंबर क्वेश्चन है, किस ज्वालामुखी को विश्व का प्रकाश स्तंभ के नाम से जाना जाता है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है प्रकाश स्तंभ, तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को विश्व का प्रकाश स्तंभ के नाम से जाना जाता है। ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, मतलब ये अभी भी दहक रहा है, आप इतना मान के चलिए। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अब यहाँ तक जुड़े रहे। और अब 12th का जो है ना तैयारी आप स्टार्ट ही कर दो। 12th का तैयारी आप स्टार्ट ही कर दो अगर आपको अच्छे नंबर लाना है तो। और इस चैनल से आप जुड़े रहिए, आपको हम इसी में 12th का इतना बेहतरीन तैयारी करा देंगे ना, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन का, कि आपको दूसरे टीचर के पास पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।